हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 स्टेट एंड डेमोक्रेसी का पार्ट 3, जिसमें हम राम मनोहर लोहिया जी के जो थॉट्स थे ऑन स्टेट एंड डेमोक्रेसी उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो सेमेस्टर 5 के जो स्टूडेंट है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड बीए प्रोग्राम उनके लिए हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बायोग्राफी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वो एक फ्रीडम फाइटर, सोशलिस्ट थिंकर और एक शार्प पॉलिटिशियंस थे। उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से भरी हुई थी, जिसका इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। उनकी अर्ली एजुकेशन लोकल स्कूल से हुई और फिर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हायर स्टडीज़ की। उसके बाद वो जर्मनी गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से पीएचडी की इकोनॉमिक्स में। ये इंटरनेशनल एजुकेशन जो है उनके विचारों को और ज़्यादा ब्रॉड और विजनरी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के लिए। लोहिया की आइडियोलॉजी का जो बेस था वो था सोशलिज्म। उन पर महात्मा गांधी के जो नॉन वायलेंस मूवमेंट के प्रिंसिपल थे उनका काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। जर्मनी से वापस आने के बाद उन्होंने एक्टिवली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया। उन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये कांग्रेस का एक सोशलिस्ट विंग था जो मेनली सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर आना चाहता था। लोहिया के अकॉर्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब पावर डिसेंट्रलाइज हो, मतलब पावर सिर्फ टॉप लीडर्स के पास ही ना रहे बल्कि सोसाइटी के लोअर सेक्शंस तक भी पहुँचे। लोहिया के सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूशन थे वो थे उनके सप्त क्रांति की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 7 बड़े सोशल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस की बात की, जैसे कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो और फार्मर्स और लेबर्स को राइट प्रोवाइड किया जाए, जेंडर इक्वलिटी, विमेन और मेन के जो राइट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, नॉन वायलेंस का इम्प्लीमेंटेशन करना, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी पर फोकस करना और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जैसी जो थ्योरियाँ उनको बढ़ावा देना और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉलोनियल माइंडसेट का अपोजिशन करना, मतलब उसको अपोज करना। उनके जो ये प्रिंसिपल है उन्होंने एक डीप और परमानेंट चेंज लाने के लिए बनाए थे, ताकि इंडिया एक इक्वल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सके, जहाँ पर सोशलिस्ट एक तरीके से सोशल जस्टिस और इक्वलिटी प्रोवाइड की जा सके। Lohia's view on the state. Dr. Ram Manohar Lohia was a prominent leader and thinker of the Indian freedom struggle. Lohia's view on the state were deep, thoughtful, and inspired by the socialist approach. He presented detailed view on the role of the state, its structure, and its objective. The essence of his view can be divided into following major points. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो एक बड़े लीडर थे और थिंकर थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। उनका स्टेट के बारे में उनके जो स्टेट के बारे में व्यूज़ थे वो काफ़ी डीप और सोशलिस्ट अप्रोच से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने स्टेट के रोल और उसके स्ट्रक्चर और साथ साथ उनके जो ऑब्जेक्टिव है उन पर अपनी क्लियर सोच रखी, जिसके कुछ फॉलोइंग मेजर है, जैसे कि सोशलिज्म एंड द स्टेट। लोहिया कहते थे कि स्टेट का जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना और सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी भी शामिल हो। मतलब एक स्टेट ऐसा मीडियम हो जो सोसाइटी के हर सेक्शन में इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। Second is decentralization. Lohia emphasized decentralization in the structure of the state. He believed that centralization of power is not only harmful to democracy, but it is also an obstacle to the development of the society. He supported the concept of Panchayat Raj and local self-governance and consider it the base of real democracy. लोहिया ने हमेशा जो है डिसेंट्रलाइजेशन के मेथड पर जोर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये था कि पावर सिर्फ एक जगह ही सेंट्रलाइज ना हो,
बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए टू द लोकल यूनिट्स। और उनके अकॉर्डिंग ये जो अगर पावर सेंट्रलाइज्ड होगी तो वो डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल होगी। सेंट्रलाइजेशन की जो एक प्रॉब्लम है वो ये सेंट्रलाइजेशन की जो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोकता है सेंट्रलाइजेशन। इसी वजह से लोहिया ने पंचायत राज और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को सपोर्ट किया, क्योंकि उनके हिसाब से वही रियल डेमोक्रेसी का बेस है। यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल यूनिट्स में भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर भी चेंजेस आए। Planning and development. Lohia was of the view that the role of the state should be in a planned development. He supported the planned economy and believed that the state should provide equal opportunities to all sections of the society. According to him, the state should adopt such policies and schemes which help in the upliftment of the deprived and backward section of the society. लोहिया का मानना था कि स्टेट का जो रोल है वो एक तरीके से प्लान डेवलपमेंट को प्रमोट करने का होना चाहिए। वो प्लान्ड इकोनॉमी के सपोर्टर थे, जिसमें कि वो सपोर्ट करते थे कि सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिससे कि वो एक तरीके से इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ और स्कीम बनानी चाहिए जो स्पेशली डिप्रिव्ड और बैकवर्ड सेक्शन के लिए हो, जिससे कि उनकी जो कंडीशन है उसमें अपलिफ्टमेंट हो सके। मतलब डेवलपमेंट का फोकस होना चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। Morality in society. Lohiya considered the role of the state important in establishing morality in society. He believed that the state should not only maintain law and order but also promote morality and virtue. लोहिया ने सोसाइटी में मोरालिटी को इस्टेब्लिश करने में स्टेट की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा हाईलाइट किया है। उनके अकॉर्डिंग स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही नहीं बल्कि मोरालिटी और वर्चुए को भी प्रमोट करना है। स्टेट को सिटीजन्स के मोरल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें इंस्पायर करना चाहिए कि वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी अचीव कर सकें। International outlook. Lohiya's view of the state was not only limited to the national boundaries, but he also had clear international outlook. He gave importance to the concept of the global equality and justice and believed that the state should work for peace and justice at the international level. लोहिया के जो व्यूज़ थे वो सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि उनका एक इंटरनेशनल आउटलुक भी था। वो ग्लोबली इक्वलिटी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उनके अकॉर्डिंग स्टेट को पीस और जस्टिस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहिए। स्टेट को हमेशा वॉर और वायलेंस के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए और ग्लोबल पीस एफर्ट्स में एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी। लोहिया जी के हिसाब से इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो स्टेट के एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो स्टेट का बड़ा और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। उनका मानना था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में डिस्पार्टीज़ और डिसकंटेंट क्रिएट करती है। इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए स्टेट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड रिफॉर्म्स और वर्कर्स के राइट की प्रोटेक्शन पर। कास्ट एंड सोशल जस्टिस। लोहिया ने कास्ट सिस्टम और उससे जुड़ी सोशल इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उनका मानना था कि स्टेट को कॉन्सेंट्रेट स्टेप लेने चाहिए ताकि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जा सके और सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया पॉलिसीज़ को, जैसे कि रिजर्वेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिससे कि डिप्रिव्ड सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। लोहिया कंसिडर द रोल ऑफ द स्टेट इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट। लोहिया के लिए एजुकेशन और कल्चर डेवलपमेंट भी स्टेट का एक क्रूशियल रोल है। उनका मानना था कि एजुकेशन सोसाइटी की डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। स्टेट का जो काम है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए। साथ ही उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि स्टेट पॉलिसीज़ में इंक्लूजन हो और कल्चर डाइवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जा सके।
लोहियाज व्यू ऑन द डेमोक्रेसी। इस स्लाइड में हम जो लोहिया जी के व्यूज़ थे ऑन डेमोक्रेसी उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। लोहिया जी का मानना था कि ट्रू डेमोक्रेसी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सोशलिज्म सोसाइटी में ना हो। जब तक सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी तब तक डेमोक्रेसी अपने असली सेंस को अचीव नहीं कर पाएगी। और डेमोक्रेसी और सोशलिज्म जो है वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म जो है वो इंश्योर करता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को, और वहीं डेमोक्रेसी जो है वो गारंटी प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल फ्रीडम और सिविल राइट्स के लिए। सेकेंड इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ पावर। लोहिया डिसेंट्रलाइजेशन को सोल ऑफ द डेमोक्रेसी मानते थे। उनके अकॉर्डिंग पावर का सेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इससे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन पावर्स और राइट्स से एक तरीके से डिप्रीव्ड हो जाएंगे। उनके पास किसी भी तरह के जो राइट्स और पावर है वो नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर ज़्यादा जोर दिया। ये लोगों को अपने लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देते हैं और रियल डिवीजन ऑफ पावर को इस्टेब्लिश करने में मदद प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म। लोहिया जी ने एम्फेसाइज़ किया था इंडिया में मतलब जो प्रॉब्लम्स थी इलेक्टोरल सिस्टम में उनको हाईलाइट किया था। उनका मानना था कि इलेक्शन मनी और मसल पावर के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वीक होती जा रही है। उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सके और सिर्फ जो ऑनेस्ट एंड डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो ही जीत पाएँ। सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़। लोहिया के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है सिटीजन्स को उनके राइट्स और लिबर्टीज़ प्रोवाइड कराना। उन्होंने कहा था कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और पर्सनल लिबर्टी ही डेमोक्रेसी के मेन पिलर है। अगर सिविल लिबर्टीज सिक्योर नहीं है तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यानी रियल डेमोक्रेसी तभी होगी जब सिटीजन्स अपने राइट्स और फ्रीडम को फ्रीली एक्सरसाइज कर पाएंगे। सेकेंड इज़ कास्ट एंड क्लास स्ट्रगल। लोहिया जी ने कास्ट और क्लास स्ट्रगल को इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस थ्रेट माना है। उन्होंने कहा है कि कास्टिज्म और क्लास डिवीजन डेमोक्रेसी को वीक बनाते हैं, इसलिए उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सब क्लासेस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड की। उन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, जिसका मेन एम था कि इंडियन सोसाइटी से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सके। यानी उनके लिए डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब सोसाइटी में किसी भी टाइप के कास्ट और क्लास बैरियर ना हो। स्टेटस ऑफ वीमेन। लोहिया ने डेमोक्रेसी को वीमेंस के स्टेटस इम्प्रूव करने का एक पावरफुल टूल माना है। उनका मानना था कि वीमेंस के राइट्स और इक्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल एस्पेक्ट हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो इंश्योर करें कि वीमेन की एजुकेशन और उनके इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को, यानी वीमेन एम्पावरमेंट के बिना डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पर ज़्यादा फोकस दिया था। ये जो पॉइंट्स है लोहियाज़ व्यू ऑन डेमोक्रेसी जो हमने पहले पढ़े थे, लोहियाज़ व्यू ऑन द स्टेट, उससे ही काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है। बस जहाँ पर स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी बात हो रही थी, और इस स्लाइड में जो ये डेमोक्रेसी वाली है इनमें जो स्टेट पर जो डेमोक्रेसी के व्यूज़ हैं उस पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनमें ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन बस डेमोक्रेसी और स्टेट का फ़र्क है थॉट्स में। एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। लोहिया जी के हिसाब से एजुकेशन डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी में अवेयरनेस और फ्रीडम को प्रमोट किया जा सकता है। उनका कहना था कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और सभी के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करना ज़रूरी है। यानी उनके लिए डेमोक्रेसी तभी कंप्लीट होगी जब हर सिटीज़न को एजुकेशन प्रोवाइड होगी और वो एजुकेट होंगे और अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को समझ सकेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन। Lohiya considered corruption to be the biggest enemy of the democracy. He believed that unless corruption is controlled, the true spirit of democracy cannot be established. He considered transparency, accountability, and honesty as important values of government administration and gave priority to the fight against corruption.
लोहिया ने करप्शन को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा थ्रेट माना है। उनका मानना था कि अगर करप्शन कंट्रोल नहीं होगा तो डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट जो है वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगी। इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंस दी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मेन वैल्यूज़ के रूप में। डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए करप्शन के खिलाफ स्ट्रगल उन्होंने जो है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा। डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लोहिया के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को सिर्फ डेवलपमेंट पर ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट पॉलिसी ऐसी बनाई जानी चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। साथ ही सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को इंश्योर करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में सोसाइटी का भी वेलफेयर हो सके और अच्छे से। यानी उनके लिए जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस में होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे एनवायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से लोहिया के डेमोक्रेटिक विजन सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल लेवल तक ही लिमिटेड नहीं थे बल्कि एजुकेशन, करप्शन, फ्री गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक उन्होंने एक्सटेंड किए थे। वो एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहते थे जो सच में इंक्लूसिव हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।